हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अभिषेक परमार एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन फिजिक्स लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हमको क्या करना है आपको पहले से ही पता है। हम पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज हमको बचे हुए जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है। तो तैयार हो जाइए, अपने सामने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो ओपन कर लीजिए। पिछले जो एक्सरसाइज के जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और गॉस थ्योरम के बाद के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग वो शुरू करेंगे। तो बुक लेके तैयार हो जाइए, हम उठाते हैं एक करके क्वेश्चंस और करना शुरू करते हैं उनको सॉल्व। ओके, तो चलिए, एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ भेजी हुई है एनसीईआरटी की, तो हम उसी से क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power of minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. And also there is one more question, that is there a transfer of mass from wool to polythene. Okay, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है आपसे कि आपके पास एक पीस ऑफ पॉलीथीन है और आपके पास वुल है। ओके, हमने इन दोनों को रब किया। रब करने पर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 कूलम का। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमसे पूछा गया है कि हाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जैसे वर्ड आए तो आपको वहां पर क्वांटाइजेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और आपको पता है क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू होता है NE। और हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमको N फाइंड करना है। तो यहां से N इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E फ्रॉम क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। और आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज आया है पॉलीथीन के ऊपर 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 का। तो यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखते हैं, प्लस माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड। सो वी नीड टू पुट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज गिवन इन द क्वेश्चन। Therefore, the magnitude of the charge given in the question is 3 into 10 to the power of 7, and we know that charge on one electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 है, 1.6 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आप इसको चाहें तो 2 ले सकते हैं और इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 12, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 12। तो ये अप्रॉक्स में अगर हम इसका आंसर लेते हैं तो इट विल बिकम 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए होंगे फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मतलब इतना चार्ज कैरी करने के लिए वूल में से पॉलीथीन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो होंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसी में कि क्या जब ये रबिंग हुई तब कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन में। तो आपको बता दें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg। ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, लेकिन क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो यस देयर इज अ मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मतलब जो पॉलीथीन का जो भी मास होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कितना मास इंक्रीज हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना मास होता है और आपको पता है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर हमको ये बताना है कि मास जो कि ट्रांसफर हुआ है तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg। So this is the solution of 11th question। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो, चलिए तो शुरू किया जाए अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मिटा दे। अगर हाँ, इसमें हमने यहाँ पे जो भी ये वैल्यू ली हुई है ना, ये अप्रॉक्स है, ठीक है।
अगर आप इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 1.8 और समथिंग, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जल्दी सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स में ले रहे हैं वैल्यूज को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. ओके चलिए, तो दो हमारे पास कॉपर के स्फीयर्स हैं, स्फीयर A एंड स्फीयर B। ओके, अब इनके जो सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 50 सेंटीमीटर। ओके, बोला गया है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10 to the power of -7। मतलब इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 6.5 into 10 to the power of -7 कूलम। अगर दोनों में सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमको इसी रिपल्सन फोर्स को बताना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला बोला गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए रिपल्सन फोर्स पूछा गया है तो आपको यहाँ पे सिंपली कूलम का लॉ अप्लाई करना है, जो कि होता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए, वो होता है 9 into 10 to the power of 9 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ इन दिस फॉर्मूला आपको सारी चीजें पता है, Q1 6.5 into 10 to the power -7, Q2 भी सेम है, डिस्टेंस जो दिया हुआ आपको 50 दिया हुआ है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें 10 to the power of -2 को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा आपको मिल जाएगा। और इसमें जो सेकंड कंडीशन दिया गया है कि इसमें जो चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए तो आप इसमें चार्ज में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस में से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द नेक्स्ट आंसर। ओके, तो उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ईजी सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का मिटा दें इसको। सिंपली आपको कूलम लॉ का जो फॉर्मूला जानते हैं आप उसको आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, suppose the sphere A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? Now this is very interesting question। और आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है ये कई साल पहले आपके नीट के एग्जाम में, उस समय वो पीएमटी हुआ करता था या सीपीएमटी कहते थे हम लोग उसको, उस जमाने में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है, सेम हमारे पास वही दो स्फीयर हैं ए एंड बी, उनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज येट सेम विच इज 50 सेंटीमीटर। इन दोनों के ऊपर चार्ज है 6.5 into 10 to the power of -7 कूलम का। अब जो क्वेश्चन में ट्विस्ट है वो ये है कि वी हैव एन अदर स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर सी। ओके, अब जो हमारे पास ये जो थर्ड स्फीयर है सी ऑफ द सेम रेडियस, मतलब आइडेंटिकल है, जैसे ए और बी है वैसे ये भी सी है। फर्क इतना है कि ये अनचार्ज्ड है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब इस चार्ज को यानी इस अनचार्ज्ड स्फीयर सी को पहले हम ए के कांटेक्ट में रखते हैं। सपोज हमने ऐसे कांटेक्ट में रखा सी को ए के, एंड देन हम इसको बी के कांटेक्ट में रखते हैं, एंड देन हम इसको हटा देते हैं। डिस्टेंस वही है इनके बीच का, बताना है इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ओके, तो चलिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बात याद रखेंगे कि जब कभी भी हम दो कंडक्टर्स को, जैसे मान लीजिए यहां पर एक कंडक्टर X है, ये एक कंडक्टर Y है, अगर ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है, ठीक है, और दोनों अगर आइडेंटिकल हैं, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो जो चार्ज्ड बॉडी होगी उसमें से अनचार्ज बॉडी की ओर चार्ज जो है वो कंडक्ट होने लगता है, यानी फ्लो होने लगता है।
कब तक, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों में चार्ज जो है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर दो कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, उनमें से एक चार्ज्ड है और दूसरा अनचार्ज्ड है, अगर हम दोनों का कांटेक्ट करते हैं तो चार्ज्ड में से चार्ज जो है वो फ्लो होकर के अनचार्ज्ड में जाने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का चार्ज जो है वो सेम ना हो जाए या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरा एक अनचार्ज्ड बॉडी है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ओके, अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं है और हम दोनों को कांटेक्ट करते हैं, तब के केस में भी चार्ज में से जो है वो चार्ज फ्लो होकर के अनचार्ज की तरफ जाएंगे। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए या पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। ओके, ये आप लोग क्लास 11th में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो बकेट्स हैं आइडेंटिकल, और अगर हम एक बकेट में पानी पूरा फुल कर दें और दूसरा एम्प्टी हो और दोनों को हम एक पाइप से कनेक्ट कर दें, तो दोनों में पानी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि हाफ हाफ। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास जो दो बकेट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है और एक बकेट में पानी भरा हुआ है और उसको हम दूसरे बकेट से कांटेक्ट में ले आए, तो दोनों में वाटर का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ओके, तो आइडेंटिकल है तो इक्वली हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे यहां पर लेवल सेम ना हो जाए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में था, वैसे यहां पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, तो दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो पोटेंशियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से हमारे आपके क्वेश्चन के पास, तो क्वेश्चन ये था हमारे पास कि अगर हमारे पास दो स्फीयर हैं, हमारे पास तीसरा स्फीयर है सी, उसको पहले हम ए के कांटेक्ट में रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है केस 1, हम ए के कांटेक्ट में अगर हम सी को लेके आते हैं तो हमको पता है कॉन्सेप्ट कि ए के चार्ज जो है वो सी में जाएंगे जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। मतलब ये जो टोटल चार्ज है ये हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम उसको सी के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो इन दोनों के पास जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7/2। 7/2 मतलब अगर आप यहां पर देखें तो हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7। अब इतना चार्ज जो है वो आपका ए के पास रिमेनिंग होगा आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट विद सी। मतलब जैसे इसको सी के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो ए के ऊपर अब आफ्टर द कांटेक्ट जो चार्ज होगा वो होगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम का। ये अब इसके पास चार्ज है। ओके, और सी के पास भी जैसे ही ये अनचार्ज था, ए के कांटेक्ट में लाने से अब सी के पास भी चार्ज आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, केस 2 देख रहे हैं। केस 2 में हम इसको बी के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। तो देखिए, जब ये सी ए के कांटेक्ट में था तब इसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन ए से कांटेक्ट में आने के बाद इतना ही चार्ज सी के पास भी आ गया। अब हम इसको बी के कांटेक्ट में लेकर के आए हैं। अब जैसे ही हम इसको बी के कांटेक्ट में लेकर के आए तो बी के पास अभी चार्ज कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। और सी को जब हम ए के कांटेक्ट में रखे थे तो ए के पास, सी के पास कितना चार्ज आ गया था, 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब अगर हम बी और सी को कांटेक्ट में लाते हैं तो फिर से इनके बीच में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और रीडिस्ट्रीब्यूट कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पास फिर से चार्ज हाफ हाफ ना हो जाए। मतलब इस चार्ज का हम सम करें, फिर इसको हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दें, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं। ओके, तो अब जो है बी और सी के पास चार्ज कितना होगा, तो हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7/2। इतना चार्ज दोनों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 9.75। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो 9.75 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम का चार्ज दोनों के पास फिर से आ जाएगा। अब हमने सी को अलग कर दिया, तो अब बी के पास कितना चार्ज बचा आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट विद सी। तो अभी जो बी के पास चार्ज है दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम अप्रॉक्स। तो
फिर से पूरा फिनोमेना आप समझ जाइए, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि जो C है वो अनचार्ज था। जब हम उसको A के कांटेक्ट में लाए तो A का हाफ उसमें आ गया, तो A के पास उसका हाफ चार्ज बचा। ठीक है, फिर हम C को जब वो हाफ चार्ज हो चुका था A से चार्ज लेकर के, हम उसको B के कांटेक्ट में लाए, तो B के पास पहले से था 6.5 इंटू 10 की पावर -7, C के पास आ गया था 3.25 इंटू 10 की पावर -7। तो जब हम उसको C के कांटेक्ट में लाए B को, तो दोनों में फिर से चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अभी B के पास कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का। ओके, डिस्टेंस दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर ही है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो F का जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q1 हमारे पास कितना है 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, क्योंकि इसको एक ही बार कॉन्टेक्ट में लाया गया था तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब B के पास अभी चार्ज कितना है तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 अपॉन डिस्टेंस कितना है तो 50, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 10 टू द पावर ऑफ -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, और इसका जो फाइनल आंसर होगा, आंसर तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, चलिए इसमें आंसर तो नहीं है, हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका कितना होगा। तब तक आप इसको उतार लीजिए। (5.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3), तो ये हो जाएगा आपका 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का टोटल फोर्स यहाँ पर लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है, सॉरी 12 था या 13 था, ये देखना होगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसमें एक फिगर दिया हुआ है आपको, एक लीनियर चार्ज आपके पास दिया हुआ है ऐसे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ इस तरीके से इसमें फिगर में ड्रॉ किया गया है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो लीनियर चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये हमको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। चार्जेस को यहाँ पर बताया गया 1 2 3, और हमको बताना है हाईएस्ट मास रेशियो। ओके, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, और यहाँ पर 3 जो है चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं 1 2 3। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो ये उनका पाथ आपको दिखाया गया है। आपको बताना है कि इन तीनों का चार्ज का जो साइन है वो क्या है, और सबसे ज्यादा चार्ज मास रेशियो किसका होगा इन तीनों में से। तो देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों चार्जेस के पाथ को आप देखें तो ये पॉजिटिव लाइन चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, और पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब हुआ इन चार्जेस को इस लाइन चार्ज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर अट्रैक्ट किया हुआ है मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यस, तो फर्स्ट और सेकंड चार्ज का जो पाथ है वो ये बता रहा है कि दे आर नेगेटिव, और यहाँ पर जो थर्ड चार्ज है आप देखेंगे वो नेगेटिव लाइन चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है या डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसके पास मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज होगा। और किसका चार्ज और मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा ये देखने के लिए आप रेट ऑफ डिफ्लेक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है ये सबसे ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो थर्ड चार्ज का है। अगर आप अपने एनसीईआरटी के फिगर में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब इसका चार्ज मास रेशियो सबसे ज्यादा है। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमारे पास बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी आपको बताई गई है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। ओके,
what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane. Okay. And what is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60 degree angle with x axis? Okay. चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमको बताया गया कहीं पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ये। ओके। और यहां पर आपको बताया गया इसके मैग्नीट्यूड के साथ यहां पर लगा हुआ आई कैप। आई कैप का मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी जगह पर एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके। और अगर हमको 3 एक्सिस के बारे में पता है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है आपका जेड एक्सिस, जो हमको ऐसे दिखा रहे हैं। ओके। थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम 3 मार्कर्स का यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ओके। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। अब देखिए, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में अगर कोई स्क्वायर है होगा तो उसके अलोंग जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहीं से सिंपल हो जाता है आपका कि ये है हमारा वाई जेड प्लेन, ठीक है। अगर ये वाई जेड प्लेन है स्क्वायर, तो इसके जो सरफेस का डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब अलोंग विद द एक्स एक्सिस। मतलब जो भी यहां पर प्लेन होगा उसमें अगर हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, एक्स की तरफ ही होगा। तो यहां पर जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और आपको जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला पता ही है, आपको होता है ई एस कॉस थीटा। और यहां पर आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो भी स्क्वायर हम ले रहे हैं उसका जो साइड है, सॉरी कहां चला गया, एक सेकेंड ना। हाँ, तो क्वेश्चन में हमको साइड जो है वो बताया गया है कि कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहां से आपको पता है स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, आपको साइड इंटू साइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में cos थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री पता चल गई है। ई का जो वैल्यू है आपको यहाँ दिया हुआ है, एरिया निकाल के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके। चलिए, इसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता हो तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, cos 60 डिग्री यूज कर लेना है, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आपको एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको एरिया दिया हुआ है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन साइड इंटू साइड करके एरिया फाइंड करें। ई का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट केस में आपका थीटा होगा 0 डिग्री, सेकंड केस में आपका 60 डिग्री को कितना रखेंगे, 1/2। यू विल गेट योर आंसर। ओके। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसीडर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes। देखिए, अगर उसके जो साइड्स हैं कोऑर्डिनेट्स में आपको बोला गया है ओरिएंटेड सो दैट द फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स के दोनों, अगर हम कोई क्यूब कंसीडर करते हैं उस प्लेन में जिसके जो साइड्स हैं वो कोऑर्डिनेट के पैरेलल होंगे, तो उसमें जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्यूब से बाहर निकल रहा है। तो इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट, देन द नेट फ्लक्स विल बी 0। तो इसी का जो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है,
Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power of 3 Newton meter square per coulomb। तो हमको यहाँ पर देखिए फ्लक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, विच इज 8 into 10 to the power of 3 Newton meter square per coulomb। आपसे पूछा गया है what is the net charge inside the box, और दूसरा है if the net outward flux through the surface of the box were 0 could you conduct that there were no charges inside the box। ओके, चलिए देखिए हमको क्या है, एक ब्लैक बॉक्स के से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कोई हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें से इतना फ्लक्स जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें चार्ज कितना है। तो देखिए बॉक्स है मतलब क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब उसके अंदर अगर चार्ज है और अगर वो बॉक्स क्लोज है तो वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। हम ये एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको फाई दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, तो वी कैन फाइंड क्यू। अगर आपको क्यू फाइंड करना है तो आपको पता है कि फाई है यहाँ पर 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने कूलम चार्ज उस बॉक्स के अंदर होगा। वेरी सिंपल। अब अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम ये मान लें कि उस बॉक्स में से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो 0 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज। यही है शायद आपके क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे उसको। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंडक्ट या कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो अगर उसके सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है? तो आंसर इज नो। नो मतलब अगर हम ये कहते हैं, सपोज मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है उस ब्लैक बॉक्स का, हम कह रहे हैं कि इस सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है ना, नेट फ्लक्स, वो 0 है, तो क्या इस सरफेस के पीछे कोई चार्ज नहीं है? तो आप बोलेंगे सर फ्लक्स नहीं आ रहा है, तो फ्लक्स तो चार्ज से आता है, अब चार्ज नहीं होगा तभी तो फ्लक्स नहीं आ रहा है। तो आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है ई एस कॉस थीटा, और आपको बता दें कि जो नेट फ्लक्स होता है वो ई के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके कॉस थीटा कंपोनेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपको पता है कि वेयर थीटा इज 0 डिग्री देन फाई और फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और इफ थीटा इज 90 डिग्री देन फ्लक्स विल बी 0। मतलब ऐसा हो सकता है कि even after having the charge inside the surface, the net flux coming out from the box or from the surface will be 0, because ऐसा हो सकता है कि उस surface से जहां से फ्लक्स हमको लग रहा है नेट फ्लक्स 0 है, हो सकता है कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर वहां पर हम देख रहे हैं, मतलब वहां पर ई कॉस थीटा में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। ओके, मतलब अब और आसान तरीके से समझेंगे तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस जो है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अलोंग है तो वहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फिर हमको नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस विल बिकम 0। ओके, तो हो सकता है कि चार्ज अंदर हो फिर भी फ्लक्स 0 हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते सिर्फ इतना सुनकर कि अगर फ्लक्स 0 है तो अंदर में चार्ज भी 0 होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, चार्ज होते हुए भी फ्लक्स 0 हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो पहले ही चेंज कर लेते हैं इसको। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम
is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. मतलब हमारे पास ये फिगर में आपको बना के दिखाया भी गया है इसको, हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे जो है या अबव जो है ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और जो ये स्क्वायर है इसके जो साइड्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर के. ओके, आपको फिगर में दिखा दिख भी रहा है बना हुआ. आगे है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, और हिंट दिया हुआ है थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर. ओके, तो देखिए आपको बोला गया है, पहले क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेते हैं. आपको बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ओके, और उसके ठीक सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे एक या अबव एक चार्ज है क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है 10 into 10 to the power of 6 माइक्रो कूलम या 10 into 10 to the power -6 कूलम. ओके, अब बोला गया है कि ये कंसिडर करो कि ये जो स्क्वायर है ये एक क्यूब का फेस है. एक क्यूब का मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमने क्यूब मान लिया. नाउ सपोज ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा है इससे यहां पर 5 सेंटीमीटर की हाइट पे ये क्यूब मतलब कि सेंटर पे रखा हुआ है इस क्यूब के. तब के केस में इसके एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमको बताना है. ओके, यही क्वेश्चन है, हमको फ्लक्स बताना है. ओके, हमको फ्लक्स बताना है. तो देखिए अगेन हम अगर क्यूब कंसीडर करते हैं तो क्यूब के अंदर सेंटर पे ये चार्ज है और ये क्यूब है, 3D है, मतलब ये चार्ज क्यूब जो है ये इनक्लोज्ड है, बंद है. और अगर चार्ज बंद है तो हम यहाँ पर गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और गॉस के थ्योरम से हमको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स कम आउट होता है दैट इज Q by एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज से 1 upon एप्सिलॉन टाइम ज्यादा होता है. तो गॉस के थ्योरम से 5 हो जाएगा Q upon एप्सिलॉन नॉट. लेकिन यहां पर हमसे क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में नहीं बोला गया है. हमसे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे, हमको बोला गया है फ्रॉम दैट स्क्वायर या फ्रॉम दैट फेस, मतलब इस पूरे क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है. तो आप देखिए इस पूरे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो 1 अपर लोअर 2 ये हो गए, 3 4 ये हो गए, 5 6 आमने सामने के, मतलब टोटल एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं भैया. अब अगर 6 फेसेस होते हैं उनमें से एक फेस का बताना है तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q upon एप्सिलॉन नॉट. तो एक फेस से कितना निकलेगा इनटू 1/6. तो आप Q की वैल्यू आपको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, इसको सॉल्व करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cube of Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? अगेन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दी हुई हैं, बस गॉस का थ्योरम 5/5 वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा. सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है. आपको चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू रख दीजिए. Q की वैल्यू दी हुई है आपको 2 into 10 to the power -6 कर दीजिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10 to the power -12. You will get your answer. Okay. क्वेश्चन नंबर जो है हम करते हैं 21. 19 था भैया ये, 20 हो गया, 21 भी हो गया. 21 है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर. इसको देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ये. क्वेश्चन नंबर 21 ना, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 21 को. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. अगेन हमारे पास एक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर. ओके, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, sorry, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field is
20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब इस जो स्फीयर का सेंटर है उससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर हमसे बोला गया है। तो देखिए भैया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है जो हमने डिराइव किया था, 1/4πε0 Q डिस्टेंस का स्क्वायर, ये था E का फॉर्मूला। अब इसमें से इसकी वैल्यू हमको पता है कि E इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q जो चार्ज है हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है आपको 20 दे रखा है, तो 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ पे। देखिए E की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी, तो इस फॉर्मूले में देखिए आपके पास E की वैल्यू भी है, आपके पास D की वैल्यू भी है, क्योंकि हमको 20 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना। अब आपको Q फाइंड करना है, तो Q निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका Q का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब हमसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज। तो चलिए नेट चार्ज हो गया, चार्ज का नेचर नहीं पूछा गया है हमसे, नेचर पूछा होता तो रेडियली इनवर्ड है, और इनवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है उसके पास। ठीक है, चलिए 21 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका जो डायामीटर है वो है, डायामीटर हमको दिया हुआ है 2.4 मीटर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा हमको दिया हुआ है 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भैया टोटल इलेक्ट्रिक, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो हमको Q बताना है, सरफेस पे कितना है, तो देखिए आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर आपको याद होगा जब हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अब अगर हम टोटल चार्ज में एरिया को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, चार्ज डेंसिटी, जो कि हमको दिया हुआ है 80 माइक्रो दिया हुआ है, इसको 10⁻⁻6 करके कूलम में चेंज कर लेंगे इसको। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा। अब देखिए हमको यहाँ पे Q फाइंड करना है तो हमको A चाहिए, और A में A निकालने के लिए देखिए ये है क्या, आपका स्फीयर है, और स्फीयर है, और स्फीयर का जो एरिया होता है आपको पता है 4πr²। 4πr² होता है एरिया, तो एरिया में आपको चाहिए R, और R के लिए आपको दिया हुआ है डायामीटर विच इज 2.4। तो आपको पता है रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, मतलब 2.4 का हाफ हो जाएगा आपका 1.2। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1.2 वैल्यू, तो आपको स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। और जैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए सिग्मा हमारे पास कितना है, 80 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू Q हमको फाइंड करना है, और एरिया हमको बताना है। तो देखिए एरिया हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 1.2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको यहाँ से Q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए Q की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। तो Q की वैल्यू निकालने के बाद आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए भैया देखिए, फ्लक्स निकालने के लिए आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0।
जो यहाँ से आपका Q निकलेगा उसमें आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, आपको फाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो Q हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, फाइंड, और हमको फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया, उसमें एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करेंगे, हमको फाई भी मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density। ये तो बहुत सिंपल हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। देखिए E इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको शायद याद होगा, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन चार्ज के लिए, याद होगा गॉस थ्योरम से हमने ये निकाला था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, आर वहां पे हमने वो रेडियस लिया हुआ था उस सिलेंडर का। तो क्वेश्चन है आपका, an infinitely line charge produces a field of 9 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density। तो यहाँ से आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, मतलब कि लैम्डा ई आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, और आर आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो बस इन वैल्यूज को रखिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सारे वैल्यूज आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मिटा दें इसको। देखिए लाइन चार्ज के कारण हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके फॉर्मूला निकाले थे ना भैया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी में ये लैम्डा ही तो था ना आपका लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते थे। तो यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ई की वैल्यू है आपके पास, पाई की वैल्यू है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपके पास, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, आपको पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए तो सारी वैल्यूज हमारे पास थी, हमने वैल्यू रखा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 24। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल टू क्लोज टू ईच अदर, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। देखिए हमारे पास दो प्लेन शीट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, एक सीट हो गई ए, एक सीट हो गई आपकी बी। आपको बोला गया है ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस of magnitude 17 into 10 to the power of -22। देखिए जो इनर सरफेसेस हैं इनके यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास नेगेटिव है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 17 into 10 to the power of -22 कूलम मीटर स्क्वायर। तो आपको पहले से यूनिट जो है वो एसआई में दी हुई है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बोला गया है इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स, in the outer region of the second plate between the plates। ओके ओके ओके, चलिए सिग्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा हाँ, तो क्वेश्चन पेपर समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, जिसमें से एक के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक के पास नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम इन जो प्लेट्स के अगल बगल जो रीजन्स हैं उनको हम 1, 2 और 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। हमसे पूछा गया है कि पहले प्लेट के अगर हम आपकी तरफ से देखें तो लेफ्ट में, मतलब यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, सेकेंड प्लेट के राइट में मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, और दोनों प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एक के पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है, एक के पास है पॉजिटिव और एक के पास है नेगेटिव। मान लीजिए हमको इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लेते हैं, अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं या हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज या अवे फ्रॉम द पॉइंट, और नेगेटिव चार्ज के कारण होगी टुवर्ड्स द चार्ज। मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज होंगी दोनों प्लेट्स के कारण वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगी।
और इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होगी मतलब दोनों थ्रू को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब यहाँ पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड प्लेट के राइट साइड में देखते हैं तो नेगेटिव के कारण वहां पे इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स द प्लेट, पॉजिटिव के कारण होगी अवे फ्रॉम द प्लेट, तो वहां पर भी इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट कितना हो जाएगा, 0। ओके। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है दो प्लेट्स के कारण किसी पॉइंट पे, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ओके, प्लेट से। तो प्लेट के इस तरफ और प्लेट के उस तरफ इंटेंसिटीज का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम बोथ दी प्लेट्स वो हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी वजह से नेट जो है वहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी 0। और अगर हम इसके बीच में कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी होगी इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के कारण क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब अगेन इसी डायरेक्शन में। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में अगर हमको एक पॉइंट फाइंड करते हैं तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी सम ऑफ द इंटेंसिटीज ड्यू टू दीज टू प्लेट्स। मतलब बीच वाले किसी पॉइंट में जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके कारण प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, मतलब टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 17 इंटू 10⁻²22, यहाँ पे रखिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। और एट द लेफ्ट और एट द राइट नेट जो इंटेंसिटी होगी 0, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में दोनों प्लेट्स के कारण जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, 12। 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, and is held stationary under a constant electric force of 2.55 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment। ओके, तो यहाँ पर जो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स दिया हुआ है अपन को 2.55 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb का, and the density of the oil ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो दी हुई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बोला कि एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। रेडियस ऑफ द ड्रॉप हमको बताना है कि कितना है। ओके ओके चलिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, हमको बोला गया है, आपको क्लास 11th में आपने मिलिकॉन की ऑयल ड्रॉप थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था कितना होता है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर। खैर, उसका यहाँ से क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप है, ये चार्ज्ड है, तो ये ऑयल ड्रॉप अगर हम कहीं ऊपर से छोड़ेंगे तो इसको नीचे आना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी, बट ये एयर में कहीं पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मतलब एयर में कहीं पर रुका हुआ है। अभी एयर में रुका हुआ होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये नीचे आ रहा है मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg डाउनवर्ड्स। अब अगर ये कहीं पर स्टेशनरी है तो ये तभी स्टेशनरी हो सकता है जब इतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और वो कितना है, इतना, ठीक है, और ये हो गया स्टेशनरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो mg है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2.55 into 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम। अब यहां पर देखिए ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तभी ये स्टेबल होगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये ऑयल ड्रॉप है, इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी।
अब इसको अगर हमको स्टेशनरी रखना है तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा। तो वही फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? इतना। तो ये स्टेशनरी हो गया, मतलब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, मतलब mg के। अब देखिए, अब ये जो है क्या, ऑयल ड्रॉप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है मतलब ये एक स्फीयर है। अब ये अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है? 4/3πr³। तो यहां पर अगर हम मास को चेंज करते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, तो आपको पता है मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू यहां पर g है, और ये हो जाएगा इक्वल किसके? 2.55 इंटू 10⁴ के। तो देखिए वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? तो 4/3πr³ इंटू डेंसिटी इंटू g इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁴। अब देखिए आपको r फाइंड करना है, तो देखिए r यहां से मिल जाएगा आपको। डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको दी हुई है। g की वैल्यू आपको मालूम है कि SI यूनिट्स में कितनी होती है? 9.8। तो यहाँ पर g की वैल्यू रखेंगे 9.8, डेंसिटी रखेंगे, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच अमंग द कर्व्स शोइंग फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए फर्स्ट फिगर जो है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो वेरिएटेड है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं। और आपको पता है किसी भी कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स निकलती हैं या परपेंडिकुलर एंड करती हैं। तो पहला फिगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दूसरा जो फिगर है आपका वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप फील्ड लाइंस को देखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रही है, और फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव चार्ज से बाहर भी निकल रही हैं, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस जो है वो एंड करती है, वहां से कहीं बाहर नहीं निकलती। तो सेकंड फिगर में आप देखेंगे तो उसमें दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव चार्ज से भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो कि गलत है। इसके बाद अगर हम सी को देखें तो सी में पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और थोड़ा सा ये सी जो है ये फिगर क्लियर नहीं हो रहा है मोबाइल में। ओके, डी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि डी आप देखेंगे तो डी में आपका जो फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर हम सी को देखें तो सी में देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, वहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये सी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और अगर हम ई को देखें तो ई में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ई भी देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ई में भी जो फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं विच आर कमिंग आउट और विच आर एंटरिंग इन द सील, तो आप देखेंगे कि वो इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है एक दूसरे को, मतलब आपका ई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो केवल सी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए, तो अब थक गए क्वेश्चन करते करते। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप घर में बैठिए करिए, नहीं बनेगा तो आप उसकी पिक खींच के मुझे भेजिए। अब ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे ये हो गया है ख़त्म, तो अब हम अगली क्लास में हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उसको एक बार घर में रिवाइज करें, जो ना बने वो मुझे बताइए, ठीक है। धन्यवाद, मैं अभिषेक परमार आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। घर में जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कल से ही केमिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे, ओके। चलिए।